चलिए शुरुआत करेंगे बेहद अहम खबर के साथ। राम मंदिर की तामीर पर अयोध्या में वीएचपी का धर्म संसद है। लाखों राम भक्तों की शिरकत इस इजलास में मुतवक्के है। उधर बाबरी मस्जिद केस में मुद्दई इकबाल अंसारी ने धर्म संसद पर तशवीश का इजहार किया। इकबाल अंसारी ने सलामती का हवाला देते हुए अयोध्या छोड़ने की धमकी दी है। अयोध्या में एक बार फिर 1992 को दोहराने की तैयारी की जा रही है। तब मस्जिद मुनहदिम करने के लिए सियासी जुनून को हवा दी गई थी। अब राम मंदिर की तामीर के लिए जमीन हमवार करने की तैयारी है। 25 नवंबर को अयोध्या में राम भक्तों का जमघट वीएचपी की कॉल पर लगने जा रहा है। इसलिए एक अनजाना खौफ मुस्लिम मुद्दई इकबाल अंसारी के दिल में घर कर गया है। केवल अफवाह फैलाई जा रही है और लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है कि लोग कह रहे हैं कि 25 लाख जो है, कोई कह रहा है 25,000 आवेंगे, तो कोई कह रहा है 1 लाख आवेंगे। अयोध्या में ऐसी स्थिति को देखते हुए हम सरकार से मांग करते हैं कि अयोध्या की सुरक्षा भी बढ़ाई जाए, अयोध्या के मुसलमानों की सुरक्षा बढ़ाई जाए। उधर वजीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी और उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने यकीन दिलाया है कि हुकूमत सबों की सलामती को यकीनी बनाने के लिए हर इक़दाम करेगी। देखो, किसी को पलायन करने की जरूरत नहीं। देश का, ये देश सबका है और देश जो है वो, और देश सबका है और वो देश के हैं। इसलिए जो है वो पलायन करने की जरूरत नहीं है। पॉलिटिकल पलायन अगर किसी को करना है तो उसकी मर्जी है। जो बाबरी मस्जिद के जो पक्षकार है इकबाल अंसारी, उन्होंने कहा कानून व्यवस्था को अगर सुरक्षा नहीं दी जाएगी तो हम अयोध्या छोड़ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की शासन में किसी को प्रदेश नहीं छोड़ना पड़ेगा, देश नहीं छोड़ना पड़ेगा, सबके लिए सुरक्षा। उधर वीएचपी लीडर विनोद बंसल ने इकबाल अंसारी पर तीखा हमला किया है। अयोध्या हमारी पवित्र पावन नगरी है, वहाँ पर हम करेंगे। जहाँ धर्म की स्थापना की बात हो, वहाँ पर किसी को अनसिक्योरिटी फील करने का मतलब तो ये है कि आप जो है उन जिहादी तत्वों के साथ खेल रहे हैं, जो कि वास्तव में राम के साथ नहीं है, जो रामद्रोही है। राम मंदिर पर सियासी बयानबाजियां अपने उरूज पर हैं और जैसे जैसे आम चुनाव करीब आएंगे इसमें मजीद तेजी आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और वहीं मुस्लिम दानिश्वरों और मुस्लिम तंजीमों ने इकबाल अंसारी के बयान के बाद यूपी की योगी हुकूमत को निशाना बनाया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मामले में मुदाखलत की अपील की। मुसलमानों के लिए बिलखुसूस और पूरे हिंदुस्तान के लिए बिलउमूम बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक है। हिंदुस्तान एक सेक्युलर मुल्क है, इसमें रवादारी और सेक्युलरिज़म का लिहाज रखना बहुत ज़रूरी है। अब जो हालात अखबारों के ज़रिए हम तक पहुँचे हैं उससे ये अंदाज़ा होता है कि फिर वही माहौल बनाया जा रहा है जो 1992 में बनाया गया था। बल्कि यहाँ तक खबरें आ गई है कि वहाँ के मुसलमान, यूपी के खुसूसी मुसलमान बेचारे बहुत गैर महफूज अपने आप को महसूस कर रहे हैं। हम देखते हैं कि खुलेआम वो ऐलानिया कह रहे कि राम जन्मभूमि में वहीं बनेगा मंदिर और बहुत भव्य मंदिर बनेगा, बस उसकी वही करना है। और खुद मोहन भागवत जी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इतना ज़बरदस्त दबाव डाला गया है अभी कि सुप्रीम कोर्ट को उस पर उसकी इफ़ेक्ट हो जाएगी। ये जितने भी संगठन हैं ये बेफाम हो रहे, काबू के बाहर जा रहे हैं। इनको कंट्रोल में करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। अगर हुकूमत किसी वजह से नहीं करती, उनका सॉफ्ट कॉर्नर है या उनके साथ ताल्लुकात है, तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट को तो इसको करना पड़ेगा। महाराष्ट्र स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन ने मराठों की समाजी और इक्तिसादी हालत पर अपनी रिपोर्ट फडणवीस हुकूमत को सौंप दी है। कमीशन ने सरकारी मुलाजमतों और तालीमी इदारों में मराठों के लिए 16% रिजर्वेशन की सिफारिश की है। महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन का मुतालबा अब हकीकत का रूप लेने जा रहा है। रियासत की सियासत में एक अरसे से मराठा रिजर्वेशन पर काफी उथल पुथल मची थी, मगर अब ये मामला हल होता मालूम हो रहा है। रिटायर्ड जस्टिस NG गायकवाड़ की क़यादत वाले पैनल ने अपनी रिपोर्ट हुकूमत को सौंप दी है। कमीशन ने मराठा कम्युनिटी की तालीमी, समाजी और इक़्तिसादी पसमानदगी की तस्वीर जानने के लिए एम्पेरिकल डेटा खंगाला, 45,000 खानदानों के सर्वे की तहकीक की और तकरीबन 2 लाख मेमोरेंडम की छान फटक की। कमीशन ने मराठों को 16% रिजर्वेशन देने की सिफारिश की है। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस भी मराठों को जश्न करने की तैयारी को कह रहे हैं। 15 तारखेला अहवाल आला की नोव्हेंबर महिना संपायच्या आत या ठिकाणी आरक्षणाच्या संदर्भातला सगळा निर्णय आम्ही करणार आणि त्या दृष्टीनं आजही मी आपल्याला सांगतो, निश्चितपणे हा जो आपल्याला या ठिकाणी अहवाल प्राप्त झालाय
आता त्याच्यावर सगळी वैधानिक कारवाई आम्ही पूर्ण करू. म्हणता आम्ही 26ला घेराव करू, कोणी म्हणता आम्ही आंदोलन करू. अरे आंदोलन कशाचं करता? आता सरकार निर्णय घेणार आहे. करायचंच असेल तर 1 डिसेंबरला जल्लोष करा. ख्याल रहे कि रवां साल जुलाई के महीने में महाराष्ट्र हुकूमत ने 72,000 सरकारी मुलाजमतों में मराठों को 16% रिजर्वेशन देने का ऐलान किया था, जिस पर मराठों के एहतजाज के बाद रोक लगा दी गई थी. रियासत भर में हुए पुरतशद्दुद एहतजाज में कई जानें तल्फ हुई और करोड़ों के अवामी इमलाक का नुकसान भी हुआ था. वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मराठों को रिजर्वेशन दिया जाएगा, लेकिन ओबीसी कोटे से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी. काही लोक भीती तयार करण्याचं काम करतात. मग मराठा समाज आणि ओबीसी समाज एकमेकांसमोर आला पाहिजे असाही प्रयत्न काही लोक करतात. पहिल्या दिवशीपासून मराठा समाजाने भूमिका मांडली आणि आम्ही देखील तीच भूमिका ठेवली की या ठिकाणी मराठा समाजाला आरक्षण मिळेल, पण ओबीसी समाजाचं आरक्षण कुठेही आम्ही कमी करणार नाही. त्याच्यामध्ये कोणाला आम्ही सहभागी करणार नाही. त्यांच्या आरक्षणावर कुठली गदा येणार नाही. अगर बैकवर्ड कमीशन की सिफारिशात पर मोहर लगती है तो रियासत में सभी तबकात को हासिल रिजर्वेशन 68% हो जाएगा, जबकि अभी ये 52% है. महाराष्ट्र में मराठों की आबादी तकरीबन 30% है. 288 रुकनी रियासती असेंबली में 114 अरकान मराठा कम्युनिटी से आते हैं. ऐसे में अगर मराठे हुकूमत से नाराज रहे तो बीजेपी का इक्वेशन बिगड़ सकता है. लिहाजा बीजेपी इस मामले को अपने लिए मुसीबत बनने नहीं देना चाहती. ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू. और इस पर मजीद बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फोन पर बहुत ही खास मेहमान इम्तियाज जलील साहब, जो कि रुकने असेंबली है MIM से. इम्तियाज जलील साहब, मराठों के लिए 16% रिजर्वेशन की सिफारिश की गई है. इलेक्शन से एन पहले किस तरह से देखेंगे? देखिए, 2014 में जब इलेक्शन हो रहे थे उस वक्त कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार थी, और उन्हें जब इस बात का एहसास हुआ था कि माइनॉरिटीज उनसे दूर चले गए, तब उन्होंने ये फैसला लिया था कि मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, मराठाओं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए. इलेक्शन से महज 4 महीने पहले ये फैसला लिया गया था. इसके बाद इनकी सरकार बदल गई, भाजपा और शिवसेना की सरकार आई. मामला जब कोर्ट के अंदर गया तो कोर्ट ने मराठाओं के रिजर्वेशन को कैंसिल कर दिया और मुसलमानों के रिजर्वेशन को कंटिन्यू करते हुए एजुकेशन में 5% रिजर्वेशन मिलना चाहिए मुसलमानों को, ये फैसला अदालत ने सुनाया. लेकिन भाजपा की और शिवसेना की सरकार ने इसको नजरअंदाज करते हुए पिछले 4 सालों से हम लगातार इस मांग को लेकर जा रहे हैं कि अगर आपको दूसरों को रिजर्वेशन देना है दीजिए, लेकिन अदालत ने जब मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की बात कही थी तो उसके ऊपर अमल होनी चाहिए. लेकिन मराठाओं ने पूरे महाराष्ट्र भर में आंदोलन किए, मोर्चे निकाले. नतीजा ये हुआ कि भाजपा और शिवसेना को यह एहसास हो गया कि जिस तरह केंद्र सरकार के अंदर नरेंद्र मोदी साहब से वादे करते गए और काम कुछ किया नहीं, उसी तरह महाराष्ट्र के अंदर भी उन्हें यह एहसास हुआ कि अब हम 2019 के इलेक्शन में मुंह से लोगों के बीच में जाएंगे. तो मराठा समाज जो तकरीबन 28 से 30% महाराष्ट्र के अंदर है, उन्हें खरीद करने के लिए ये सिर्फ एक चाल चली जा रही है. हकीकत में अगर देखा जाए तो किसी भी सूरत में ये लीगल प्रोविजन के हिसाब से ये बैठता नहीं है. सुप्रीम कोर्ट इसे शट डाउन कर डालेगा. अगर ओबीसी के रिजर्वेशन को हाथ ना लगाते हुए इन्हें 16% रिजर्वेशन जो देने की बात हो रही है, अगर ये करना है तो इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा. और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भारतीय जनता पार्टी कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन चूंकि उनके पास नंबर्स नहीं है वो कर नहीं सकती. तो सिर्फ इलेक्शन से 4 महीने पहले ये लोगों को, मराठा समाज को बताना कि देखिए हमने आपको वादा किया था, हम आपको रिजर्वेशन दे रहे थे, तो ये उन्हें खुद जानती है, सरकार खुद जानती है, ना ये अदालत में टिक पाएगा और ना ये संविधान जो बदलने की बात हो रही है वो बदल सकते हैं, क्योंकि उनके पास आंकड़े ही नहीं राज्यसभा के अंदर. तो ऐसी सूरत में जिस तरह से जो हथकंडा कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस ने अपनाया था, वही हथकंडा अब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना अपना रही है, महज इस इरादे से कि किस तरह से मराठाओं के वोट को हम इकट्ठा कर सकें. जी इम्तियाज जलील साहब, यहाँ हम ये भी जानना चाहेंगे मुसलमानों का क्या मुसलमान कभी एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो पाएंगे इस अहम मुद्दे को लेकर? आज टेलीविजन के ऊपर कांग्रेस के वो मुसलमान मांग करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी नाराजगी जता रहे हैं कि मुसलमानों को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए. हकीकत ये है कि 15 साल ये सरकार के अंदर थे, यही कांग्रेस और यही राष्ट्रवादी कांग्रेस थी. तो मुसलमानों के वोटों के ऊपर तो चुनकर आते हैं, लेकिन जब मुसलमान रिजर्वेशन की बात आई तो इनके लोगों ने जिस तरह का रवैया अपनाया था, जिस तरह का रुख अपनाया था,
वो देखते हुए आज अगर वो मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये बात समझना चाहिए कि 15 साल तुम्हारे हाथ में हुकूमत थी। और 15 साल की हुकूमत के दौरान आपने दुनिया भर के कमीशन, श्री कृष्णा कमीशन बनाए, महमूदुर रहमान कमीशन बनाए, रंगनाथ मिश्रा कमीशन बनाए, बहुत सारे स्टडीज, इंडिपेंडेंट स्टडीज, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज की भी एक रिपोर्ट थी जिसके अंदर ये बताया गया था कि मुसलमानों का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बहुत बैकवर्ड है। ऐसी सूरत के अंदर अगर सरकार चाहती तो कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस उस वक्त ही मुसलमानों को दे सकते थे, क्योंकि ये जान चुके थे कि मुसलमान उनसे दूर हो गए। तो इलेक्शन से महज 3-4 महीने पहले उन्होंने यही हथकंडा अपनाया जो अब शिवसेना बीजेपी कर रही है। लेकिन हम आज भी अनुरोध करना चाह रहे हैं सरकार से कि मुसलमानों का रिजर्वेशन का तो अदालत ने उसके ऊपर मोहर लगाई है, और अगर भारतीय जनता पार्टी सही मानों में अगर ये नारे के ऊपर अमल करना चाहती है कि सबका साथ सबका विकास, तो जब तक इस मुल्क के मुसलमानों का विकास नहीं होगा, हम नहीं समझते हैं कि इस देश का विकास होगा। अगर इस देश का विकास करना है तो मुसलमानों को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये नजरिए से देखना नहीं पड़ेगा कि मुसलमान हमारे साथ राजनीति में है नहीं है। जी तो MIM की आगे की हिकमत अमली देखिए, 19 तारीख से महाराष्ट्र की विधानसभा का अधिवेशन शुरू होने वाला है। हम उसमें जोरदार तरीके से ये मांग को उठाएंगे। हमने पिछले 4 सालों के अंदर हर अधिवेशन के अंदर ये मांग उठाई। हमने महाराष्ट्र भर में है तो आंदोलन किए, हमने मोर्चे निकाले, और हम ये समझ रहे थे कि हमारी भी बात सरकार के कानों तक पहुंचेगी। लेकिन अब हमें ऐसा लग रहा है कि जब मुसलमानों की बात आती है तो सरकार का, चाहे किसी की भी हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, राष्ट्रवादी की हो, सेना की हो, भाजपा की हो, मुसलमानों का जब मुद्दा आता है तो मुसलमानों के साथ कैसा सौतेला रवैया अपनाया जाता है, ये इसकी एक जिंदा मिसाल है। क्योंकि अदालतों के भी फैसले अगर सरकार नहीं मान रही है तो शायद ये देश के लिए एक बहुत ही गलत एक ट्रेंड हो रहा है कि अदालत जब पूरे एविडेंसेस देखने के बाद ही जब ये फैसला करी थी कि मुसलमानों को 5% एजुकेशन के अंदर, हम भी यही कह रहे हैं कि कम से कम शुरुआत तो करिए आप एजुकेशन के अंदर। जी, तो कम से कम शुरुआत होनी चाहिए, और इस सिमत में आगे क्या कुछ रुख रहेगा उस पर भी हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज 18 उर्दू से खास बातचीत के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ MIM के रुकने असेंबली इम्तियाज जलील साहब, जिनका साफ तौर पर कहना था कि अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 2008 मालेगांव धमाका मामले में मुलजिम कर्नल पुरोहित ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जदार दाखिल की। पुरोहित ने बॉम्बे हाईकोर्ट के जरिए NIA की खुसूसी अदालत में फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार के फैसले को चैलेंज किया। पुरोहित ने अपनी अर्जदाश्त में खुद को कौमी हीरो के तौर पर पेश किया। पुरोहित के मुताबिक उसने कई ऑपरेशंस में हिस्सा लिया और कई मेडल्स भी जीते हैं। पुणे पुलिस ने 5 जुहदकारों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। माओनवाजों से मुबैना रवाबित के मामले में रूना विल्सन, सुरेंद्र गंडलिक, सोमा सईन, महेश रावत और सुधीर ढावले के खिलाफ ये चार्जशीट दाखिल की गई है। दिल्ली के प्रगति मैदान में बैनुल अक़वामी तिजारती मेले में आज मरकजी वज़ारत अक़लियती उमूर की जानिब से हुनर हाट का आगाज किया गया। मरकजी वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने हुनर हाट का इफ्तिताह किया और हॉल नंबर 22 में लगाई गई दुकानों का जायजा भी लिया। इस मरतबा 22 रियासतों के हुनरमंदों ने हुनर हाट में हिस्सा लिया है। दस्तकार, शिल्पकार और जो हुनर के उस्ताद हैं, उनके एम्प्लॉयमेंट और एम्पावरमेंट का एक्सचेंज बन गया है हुनर हाट। और लगातार हुनर हाट के जरिए लाखों की संख्या में हुनर से जुड़े हुए शिल्पकार, दस्तकार और कारीगरों को रोज़गार और रोज़गार के मौके मुहैया कराने का जो एक अभियान और एक मिशन हुनर हाट के माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने शुरू किया है, वो एक बहुत सफल और बहुत ही सार्थक अभियान के रूप में उभरा है। दिल्ली में उर्दू एकेडमी का जश्न विरासत मेला कामयाब साबित हो रहा है। नौजवानों की कसीर तादाद इस मेले में हिस्सा ले रही है। जश्न विरासत में दिल्ली में उर्दू की कदीम तहजीब और सकाफत की झलक भी देखने को मिल रही है। खास रिपोर्ट। दिल्ली को उर्दू तहजीब का गहवारा कहा जाता रहा है। जश्न विरासत भी शायद इसी का एक हिस्सा है। हम आपको लेकर आए हैं दिल्ली के सेंट्रल पार्क कनॉट प्लेस, जहां पर जश्न विरासत का एहतमाम किया गया है। यहां आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा, किस तरह का माहौल मिलेगा, वो आपको हम खुद दिखाने लिए चलते हैं। तो सीधे चलते हैं जश्न विरासत में और शामिल हो जाते हैं इस पूरे जश्न में।
दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में जश्न विरासत की ये तस्वीरें बताती हैं कि नौजवान नस्ल को उर्दू की खुशबू किस कदर पसंद आ रही है। सेंट्रल पार्क में इस जश्न विरासत का माहौल कुछ अलग सा लगता है। गालिब और बड़े बड़े उर्दू शायरों की तस्वीरें दिल्ली के माजी की याद दिला देती हैं और बताती हैं कि आखिर दिल्ली की तहजीब क्या थी। जश्न विरासत में शेर व शायरी के साथ साथ बहस, अफसाने और बहसो मुबाहिसे के प्रोग्राम भी खूब पसंद किए जा रहे हैं। अच्छा तो बहुत लग रहा है, अलबत्ता जो हमारा मकसद था कि थोड़े कुछ स्टॉल्स जो बुक्स के और रहें तो मेरे ख्याल ज़्यादा बेहतरी होती। अब मुझे कुछ और किताबें चाहिए थी लेकिन स्टॉल्स नज़र नहीं आ रहे हैं, अगर कुछ और भी होते तो अच्छा रहता। ये बहुत बढ़िया लगा। ये तो सेंट्रल पार्क के अंदर हो रहा है। इसकी खूबसूरती यही है कि सेंट्रल पार्क में हर तरह के लोग जुड़ रहे हैं, कोई घूम रहे हैं और कॉलेजेस वगैरह के बच्चे हैं या ऑफिसेज के लोग हैं वो जुड़ रहे हैं। मगर ये प्रोग्राम बहुत ही बेहतरीन है। जैसे मेरा नाम आनंद है, मेरा कोई उर्दू से वो नहीं है, मगर मुझे यहाँ पे आकर बहुत बढ़िया लग रहा है। उर्दू एकेडमी की जानिब से लगाए गए स्टॉल पर भी लोग बड़ी तादाद में पहुँच रहे हैं। किताबें कम जरूर है लेकिन यहाँ आने वाले लोगों की कोई कमी नहीं। यहाँ दिल्ली ही नहीं बल्कि हैदराबाद तक से लोग आए हुए हैं। पहली बार जश्न विरासत में आए हैं यहाँ पे और बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पे डिबेट जो था, मतलब काफ़ी सारे व्यूज़ सुनने को मिली है यहाँ पे और अलग अलग व्यूज़ एक्चुअली समझ में आ रही थी और कुछ अच्छी भी लग रही थी, कुछ लग रही थी कि शायद थोड़ा पॉजिटिव है, थोड़े नेगेटिव भी हैं। माहौल बोले तो बहुत अच्छा है। उर्दू बोले तो ये मैं सुन रही हूँ पर थोड़ा समझने में मुश्किल हो रहा है, पर इट्स टू से इट्स ऑसम। उर्दू इज लाइक समथिंग वी हियर एंड एक गाने की तरह होती है, सुनने में भी मजा आती है, समझ में आए या ना आए। ये जश्न विरासत जिसकी कुछ झलकियां आपने देखी, लेकिन सही बात यह है ये दिल्ली की वो पुरानी तहजीब है जिस पर दिल्ली को फख्र है। यही वजह है दाग देहलवी ने कहा था, उर्दू है जिसका नाम, हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की है। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ खुरम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। कुछ नया करने का जज्बा बहुत कम लोगों में होता है और जिन लोगों में ये जज्बा होता है वो अपनी मंजिल को पाने तक जद्दोजहद करते रहते हैं। कुछ ऐसा ही जज्बा है अहमदाबाद के एक सोफा कारीगर का। आइए दिखाते हैं। ये मॉडल अहमदाबाद के शाह आलम इलाके में मौजूद हजरत शाह आलम की दरगाह का है। सलीम अंसारी ने 3 महीने की मशक्कत के बाद इस मॉडल को थर्माकोल से तैयार किया। सलीम अंसारी ने दरगाह के दरवाजे और इन तमाम चीजों को हूबहू बनाने की कोशिश की है जो दरगाह के सहन में मौजूद है। ईद मिलादुन नबी पर हाजी अली दरगाह का मॉडल बनाया था। फिर मैं सोचा कि मैं सालम एरिया में रहता हूं तो क्यों ना सालम दरगाह का ही मॉडल बनाऊं। फिर मैंने 3 महीने पहले से काम चालू कर दिया है। अभी काम यहाँ तक पहुँचाएगा और 21 तारीख को ईद मिलादुन नबी पर जुलूस निकलेगा तो जुलूस में साथ में निकालेंगे। सलीम अंसारी पेशे से सोफा कारीगर हैं। गुज़िश्ता साल ईद मिलादुन नबी के मौके पर इन्होंने मुंबई की हाजी अली दरगाह का मॉडल बनाया था। हाँ हुआ है, काम की तारीफ भी हुई है और इनाम भी मिला था। गए साल कप मिला था। वैसे तो मैं सोफे का काम करता हूँ, ये तो मैं शौक से बनाता हूँ। ये त्योहार पे मुझे बहुत खुशी होती है इसलिए मैं बनाता हूँ। ईद मिलादुन नबी के मौके पर निकलने वाले जुलूस में हर साल सलीम इसी किस्म के शानदार मॉडल को पेश करते हैं। सलीम की शानदार कारीगरी की वजह से इन्हें कई बार एजाज से भी नवाजा जा चुका है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अहमदाबाद से आरिफ आलम की रिपोर्ट।